दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और उसकी स्टोरी चल रही है टेल्स ऑफ द सुपरनैचुरल। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि एंडरसन एक मैन ईटर टाइगर को मारने गए थे एक पुराना मंदिर जिसमें कि एक कुआं था जो कि काफी गहरा था। एंडरसन को शक था कि टाइगर मंदिर के गर्भगृह में ही छिपा रहता है और उनका शक सही था। वो कुएं की मुंडेर की ओट में बैठे हुए थे। टाइगर निकलने ही वाला था कि कुएं के अंदर से 3 बार सीटियों की आवाज सुनाई दी। एंडरसन को बड़ा गुस्सा आया कि इन सीटियों की आवाज से टाइगर भाग जाएगा और पता नहीं कौन इंसान है जो उनके आने के पहले ही कुएं के अंदर छिप के बैठा है। लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। टाइगर साइड में गया, तभी कुएं के अंदर से एक काले धुएं का बादल निकला जो कि करीब 6 फीट का था और देखते ही देखते वो बादल गायब हो गया। और ये सब केनेथ एंडरसन के आंखों देखी घटना है। अब टाइगर वहां से जा चुका था। एंडरसन इंतजार कर रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि अगर इस मैन ईटर टाइगर को कोई इंसानी शिकार मिल गया तब तो ये जल्दी आ जाएगा, नहीं तो शिकार ढूंढता रहेगा तो उनके यहां बैठे रहने का कोई तुक नहीं था। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। अब एंडरसन सोच रहे थे कि ये सीटी किसने बजाई और ये जो काला धुएं का बादल था ये क्या था। और जो ये सीटी की आवाज थी ये किसी बर्ड की आवाज नहीं थी, ये किसी इंसान की बजाई हुई सीटी ही लग रही थी। अब जो पंख फड़फड़ाने की आवाज थी जो कि चमगादड़ के पंख की तरह से लग रहा था, या फिर वो किसी बड़ी चिड़िया के पंख भी हो सकते थे, वो किसी बड़े पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज हो सकती थी, या फिर हो सकती थी उड़ने वाली गिलहरी यानी कि फ्लाइंग फॉक्स के पंखों की आवाज। हालांकि दोस्तों, उड़ने वाली गिलहरी के पंख नहीं होते, उसकी स्किन होती है। उसके पिछले पैर और आगे के पैरों के बीच में एक स्किन होती है। जब वो छलांग लगाती है जिसको उड़ने वाला बोल दिया जाता है। ये बात एंडरसन नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं। कोई भी गिलहरी उड़ती नहीं है, उसके स्किन होती है। इस तरह के मेढक के पैरों में स्किन होती है या बतख के पैरों में स्किन होती है, उसी तरह की स्किन उसके अगले पैरों और पिछले पैरों के बीच में होती है। जब वो एक ऊंचे पेड़ से छलांग लगाती है और दूसरे पेड़ की तरफ जा रही होती है तो अपने पैरों को फैला देती है, स्किन फैल जाती है, तो एक पैराशूट की तरह से ऊपर से नीचे आते वक्त लंबी दूरी तक वो चली जाती है। उसके पास पंख नहीं होते कि वो फड़फड़ा के उड़ सके, लेकिन क्योंकि यहां बुक में लिखा था कि उसके पंखों की आवाज, इसलिए मैंने जिक्र कर दी। अब एंडरसन बोलते हैं कि बड़े पक्षी की आवाज हो सकती है, या उड़ने वाली गिलहरी की आवाज हो सकती है, या चमगादड़ की भी आवाज हो सकती है, लेकिन कोई पक्षी कुएं से निकला तो है ही नहीं। मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें नहीं हटाई थी उस कुएं से। और जो चीज बाहर निकली थी वो एक आश्चर्यजनक चीज थी। वो था धुआं, धुएं की आकृति। साधारण शब्दों में बोले तो धुएं का बादल था जो कि एंडरसन की आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गया था। अब ये सोचते सोचते काफी टाइम बीत गया। एंडरसन को समय का ध्यान ही नहीं रहा। अब उनका ध्यान भंग कैसे हुआ? ध्यान भंग हुआ एक गुर्राहट से। मुड़ के पीछे देखा, टाइगर था। वो वापस आ गया था दूसरे डायरेक्शन से और उसे मालूम चल गया था कि एंडरसन यहां पर है। उससे भी बुरी बात, वो मैन ईटर था, 2 आदमियों को मार चुका था। झटके के साथ एंडरसन ने अपनी .405 राइफल घुमाई, निशाना लिया। टाइगर सामने बैठ चुका था, घूर घूर के एंडरसन को ही देख रहा था। चांदनी रात थी, साफ नजर आ रहा था। अब टाइगर ने अपना सर थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फिर गुर्राया। ऐसा लगा मानो कह रहा हो कि तुम यहां से निकल क्यों नहीं जाते। अब जो उसका अंदाज था एंडरसन को पसंद आया, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही बोल रहा था कि तुम यहां से चले जाओ। इस वक्त एंडरसन टाइगर की दया पर थे और अगर वो टाइगर मारना चाहता तो एंडरसन को मालूम भी नहीं चलता, वो टाइगर पीछे से उन्हें मार देता। उसने गुर्रा के उन्हें चेताया था। एंडरसन समझ गए ये मैन ईटर नहीं है। अब एंडरसन बोलते हैं कि इस टाइगर ने मेरे ऊपर एहसान किया था और उसका एहसान मैं चुकाऊंगा। अब मैं भी इसे नहीं मारूंगा। वो अपने पैरों पर खड़े हुए, मुड़ के देखा, टाइगर वहां से जा चुका था। अपनी राइफल को एंडरसन ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था।
क्योंकि उन्हें लगा कि टाइगर टाइगर है, हो सकता है अपना दिमाग चेंज कर ले। फिर उन्होंने अपनी टॉर्च को कुएं के अंदर मारा, देखने के लिए कि ये जो सीटियां बजा रहा था क्या कर रहा है अंदर। अब जब इन्होंने टॉर्च अंदर मारी तो सिर्फ और सिर्फ पानी था। कुएं का एक एक इंच एंडरसन ने स्कैन कर लिया, वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने अपनी टॉर्च घुमाई, राइफल उठाई और चलते बने। टाइगर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब एंडरसन ने डिसाइड किया कि बाकी की बची हुई रात वो फॉरेस्ट बंगलो के वरांडा में गुजारेंगे। वरांडा यहां से कोई बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था, सिर्फ 1 मील की दूरी थी। एंडरसन उस बंगले में पहुंचे, चौकीदार को चिल्ला के बुलाया जो कि सो रहा था। जब एंडरसन ने चिल्लाया, उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। इन्होंने बार बार चिल्लाया, लेकिन चौकीदार चौकीदारी नहीं कर रहा था, वो सो रहा था। एंडरसन बोलते हैं कि भारत में नाइट वॉचमैन या रात के चौकीदार चौकीदारी नहीं करते हैं, सोते ही हैं। बड़ी ही शांति के साथ सोते हैं, यानी कि खर्राटे भी नहीं लेते ताकि किसी को मालूम ना चल जाए। और उन्हें मालूम होता है कि बाकी सारे लोग जिनकी वो चौकीदारी कर रहे हैं आराम से सो रहे हैं, तो वो खुद भी आराम से ही सो जाते हैं। अब एंडरसन दीवार फांदकर फॉरेस्ट बंगलों में पहुंचे। उनके दीवार कूदने से भी चौकीदार जगा नहीं। एक आर्म चेयर बाहर खुले में रखी थी जिसको कि कोई आराम से चुरा सकता था। शायद चौकीदार ने भी उसे इसलिए छोड़ दिया था, किसको कोई क्या चुराएगा। एंडरसन बोलते हैं, अगर मैं चोर होता तो जरूर चुरा लेता, लेकिन मुझे आराम करना था, तो उस आर्म चेयर में अपने पैर फैलाकर मैं लेट गया, क्योंकि इन्हें बितानी थी कुछ घंटों की नींद। एंडरसन का प्लान था कि सुबह गांव के लोगों को बता देंगे कि ये टाइगर मैन ईटर नहीं है। वो 2 आदमी क्यों मरे हैं इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए, और पुलिस को उस लड़की से पूछताछ करनी चाहिए जो उन दोनों के संपर्क में थी। और अगले दिन मैं अपनी स्टड बेकर कार लेकर वापस चला जाऊंगा, ऐसा सोचा एंडरसन ने। लेकिन जब एंडरसन सोने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में बार बार वो सीटी की आवाज, वो काले रंग का बादल, वो पंख फड़फड़ाने की आवाज, यही घूम रहा था। अब इनके दिमाग में जो विचारों की कुश्ती चल रही थी उसमें नींद ने बाजी मार ली, क्योंकि ये बहुत थके हुए थे। इन्हें कब नींद आ गई इन्हें नहीं मालूम। सुबह जब उजाला हुआ इनकी नींद खुली, लेकिन अभी तक चौकीदार का अता पता नहीं था। एंडरसन गांव तक गए, अपने दोस्तों से मिले, गांव वालों से मिले। उन्हें बताया इन्होंने टाइगर को देखा था, टाइगर ने इनको भी देखा था, लेकिन वो मैन ईटर नहीं है। एंडरसन ने टाइगर के बारे में तो बताया, लेकिन काले धुएं के बारे में नहीं बताया, पंख फड़फड़ाने के बारे में नहीं बताया, और सीटी बजाने के बारे में भी नहीं बताया। एंडरसन का कहना था बिना मतलब में विवाद पैदा करना और अपने आप को बेवकूफ साबित करना ठीक नहीं था, क्योंकि उनकी बात को कोई नहीं मानता। तब एंडरसन के एक दोस्त ने कहा कि जब आपने टाइगर को देखा आपने अपने आप को छुपाया कहां था। एंडरसन ने बताया, मैंने कुएं की दीवार के पीछे छिपाया था। उस आदमी ने बड़े ही आश्चर्य से एंडरसन की तरफ देखा, बोला, क्या आपने कुछ और देखा वहां पर? एंडरसन ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने फिर पूछा, आपने कुछ देखा या कोई आवाज सुनी? एंडरसन ने पूछा, तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? वो बोला, क्या आपने बहुत बड़ा चमगादड़ देखा, उसके पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी या सीटियों की आवाज सुनी? अब उसका सवाल सुन के एंडरसन ने मन ही मन सोचा कि उन्होंने पंख फड़फड़ाने की आवाज बहुत बार सुनी और वो आवाज तेज ही होती जा रही थी। सीटियों की भी आवाज सुनी, काला धुआं भी देखा। फिर एंडरसन सोचने लगे कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं कि मैंने शुरुआत में ही टॉर्च कुएं के अंदर क्यों नहीं मारी, ये देखने के लिए कि ये पंख फड़फड़ाने की आवाज कहां से आ रही है, जो टॉर्च उन्होंने बाद में मारी थी। लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि वो तो टाइगर से छिप के बैठे थे, उन्हें अपनी प्रेजेंस टाइगर को शो नहीं करनी थी। जब एंडरसन इतना सोच रहे थे और अपने दोस्त के सवाल का जवाब नहीं दिया था, तो दोस्त के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अब जब उसकी मुस्कुराहट को देखा तो एंडरसन समझ गए कि यह माजरा समझ चुका है, तो उन्होंने सारी बातें उसको बता दी। अब जब एंडरसन ने बताया कि पहले सीटी की आवाज आई, फिर पंख फड़फड़ाने की आवाज आई और उसके बाद
काले रंग का धुआं बादल की तरह से कुएं के बाहर निकला तो सब लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि लोगों ने सीटी की आवाज सुनी थी, पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी थी, लेकिन किसी ने भी वो काला धुआं नहीं देखा था। उसका कारण था कोई वहां रुका ही नहीं था। जैसे ही वो सीटी की आवाज सुनते थे 9 2 11 हो जाते थे। तब उनके दोस्त ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर था और पूरे एक राज्य का केंद्र था। यहाँ अच्छी खासी भक्तों की भीड़ होती थी और एक राजा था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। अब उस राजा के राज्य में एक सलाहकार था जिसकी बहुत ज्यादा चलती थी, सब कुछ उससे पूछ कर ही होता था। और ये मंदिर बहुत सारे पुजारियों से चलता था और उन पुजारियों का एक हेड पुजारी था। कभी कभी राज्य में बहस के मुद्दे हो जाते थे और जो चीफ पुजारी थे उनका झगड़ा हो जाता था राजा के सलाहकार से। अब एक बार मुख्य पुजारी से उस सलाहकार का झगड़ा हुआ और मुख्य पुजारी ने उसकी गलती राजा के सामने ला दी। राजा ने उसे कठोर दंड दिया और उसे कुएं में धक्का देने का आदेश दे दिया। जब उसे धक्का दिया जा रहा था तो उसने चिल्ला के मुख्य पुजारी से कहा, मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। कुछ ही दिनों के बाद मुख्य पुजारी गायब हो गए और उनकी लाश मिली उस कुएं में तैरते हुए। अब धीरे धीरे उस मंदिर के पुजारी एक एक करके गायब होते रहे और सबकी लाश मिलती थी उसी कुएं में मुंह नीचे करके तैरते हुए। नए पुजारी मंदिर में आते थे लेकिन सबका एक ही भाग्य होता था। बहुत सारे उपाय किए गए, बहुत सारी पूजा की गई, लेकिन जो आत्मा उस कुएं के अंदर थी वो शांत नहीं हो रही थी। मंदिर में जितने भी पुजारी अपॉइंट किए जाते थे सबका एक ही भाग्य होता था, उस कुएं में डूबकर मौत। कई साल बीत गए, उसके बाद ऐसा टाइम आ गया कोई भी पुजारी अपनी जान खतरे में डालकर इस मंदिर में नहीं आना चाहता था और उसके बाद से ही ये मंदिर वीरान हो गया और ये कुआं भी वीरान हो गया। अब जो कहानी सुना रहा था उसने एंडरसन से कहा, सर आप बहुत भाग्यशाली हो, जिंदा बच के आ गए हो, क्योंकि वो ईविल स्पिरिट ने आपको बड़े ही आराम से उस कुएं में डुबा देना था अगर वो चाहती तो, क्योंकि करीब 100 से ऊपर पुजारी उस कुएं में डूब के मर चुके हैं। एंडरसन ने कहा कि शायद मैं मंदिर का पुजारी नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं मारा। ये बात उन्होंने ताना मारते हुए बोली, क्योंकि अंदर से एंडरसन गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आदमी एंडरसन को डराने की कोशिश कर रहा है। काफी देर तक वो उस आदमी से गुस्से से ही बात करते रहे। अब वो आदमी बड़ी ही हताशा के साथ वहां से चला गया, क्योंकि वो भी जानता था एंडरसन उससे नाराज हो चुके हैं। उसके बाद एंडरसन अपना सामान पैक करने लगे, अपनी स्टड बेकर कार में लोड भी करने लगे। अब एंडरसन ने देखा कि वो आदमी जिसने उनको ये घटना बताई थी वहां नहीं था। बाकी लोग उनको बाय बोल रहे थे। अब एंडरसन जब जाने की तैयारी करने लगे तो इंडियन फैशन में जिस तरह से मेहमान को रोका जाता है, बाकी लोग कहने लगे अभी रुक जाइए कुछ दिन और। लेकिन एंडरसन ने कहा, वो काफी प्रेशर बना रहे थे, लेकिन अपना सारा प्रेशर एंडरसन ने अपने सेल्फ स्टार्ट बटन पर दबाया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। गियर डाला, गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब संपिगे हल्ली से करीब 6 मील की दूरी तक गाड़ी चला के जाने के बाद एंडरसन ने गाड़ी एक जगह खड़ी कर दी, इंजन बंद कर दिया और सोचने लगे। अब एंडरसन ने सोचा कि मैंने गुस्सा तो दिखा दिया, मैं चिढ़ तो गया था, लेकिन ये गलत था। उस आदमी ने सिर्फ मुझे कहानी बताई थी जो उसने दूसरों से सुनी थी। मैंने साफ साफ सीटी की आवाज सुनी, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी और उसके बाद वो काला धुआं भी निकलते देखा जो किसी ने नहीं देखा था। तो इसमें उस आदमी की क्या गलती थी जो मैं नाराज हो गया था। एंडरसन ने सोचा कि अगर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था तो मुझे अपना विरोध जता देना चाहिए था, या मेरे पास उन आवाजों का कोई रीजन होता तो मुझे वो बोलना चाहिए था। जिस तरीके से मैंने बिहेव किया ये गलत था। अब मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये मैटर क्या है। अब एंडरसन बोलते हैं, कायदा तो ये बोलता है कि मुझे एक रात उस कुएं के पास फिर से बितानी चाहिए। मैं देखूं जो कल हुआ था वो आज भी होता है क्या, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बिहेव किया है उस आदमी के साथ,
ये एक बचकानी हरकत थी। तो एंडरसन ने अपनी कार मोड़ी और गांव की तरफ वापस चल पड़े और जो पहला काम वो करना चाहते थे, उस आदमी से मिलके उससे माफी मांगना चाहते थे। अब जब उस आदमी से एंडरसन ने माफी मांगी, उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आपके दिमाग पर क्या बीत रही थी। अब वहां पर मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें थी, उनके उस दोस्त के चेहरे पर और आसपास के सभी के चेहरे पर, क्योंकि एंडरसन वापस आ गए थे। लेकिन वो मुस्कुराहटें गायब हो गईं जब उन लोगों ने सुना इस बार एंडरसन टाइगर को मारने नहीं जा रहे हैं, ईविल स्पिरिट को मारने जा रहे हैं, और उसी मंदिर के पास, उसी कुएं के पास। अब इनके एक दोस्त ने कहा, जिसकी की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, कि एंडरसन साहब, आप गाड़ी उठाइए और बैंगलोर चले जाइए, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका मुकाबला होने वाला है ईविल स्पिरिट से, और वो आपको छोड़ेगी नहीं। अब उस दिन शाम को एंडरसन को टाइगर का डर नहीं था, तो वो काफी जल्दी नहीं गए। शाम के 6 बजे के आसपास गए और उसी जगह पर बैठ गए, कुएं के किनारे जहां कल बैठे थे। अपनी राइफल एंडरसन साथ लाए थे कि कहीं टाइगर अपना मूड चेंज कर दे, लेकिन टाइगर से उन्हें बचाव नहीं करना था, टाइगर से अपनी पोजीशन भी नहीं छिपानी थी। इसलिए खाते पीते रहे, कभी चाय पी रहे थे, कभी सैंडविचेस खा रहे थे, कभी मटन खा रहे थे, और बीच बीच में पाइप भी पी रहे थे। अब टाइगर का आज कोई नामो निशान नहीं था। इन्होंने सारी चीजें अपने आसपास सेट कर रखी थी। एक तरफ राइफल, फ्लास्क, टॉर्च, खाने पीने का सामान, कुछ सामान लेफ्ट में था, कुछ राइट में था। अब एंडरसन को लग रहा था कि टाइगर इनके आने के पहले ही यहां से निकल गया होगा अपने शिकार पर। रात बहुत ठंडी थी, नाइट जार बोल रहा था। तभी एक पत्थर के लुढ़कने की आवाज आई जिस तरफ सेंचुरी थी। अब टाइगर मंदिर की ओपनिंग पर खड़ा हुआ था। एंडरसन को यह बात पता थी, और उनको यह भी पता था कि टाइगर ने कल भी उन्हें देखा था, और वो इनके लिए खतरा नहीं है, और टाइगर भी एंडरसन को अपने लिए खतरा नहीं मानता। बस वो ये देख रहा है कि वो यहां से गायब हो जाएगा तो एंडरसन उसे देख तो नहीं पाएंगे। तभी उन्होंने एक सीटी की आवाज सुनी और उसके बाद एक और सीटी की आवाज। अब सीटी की आवाज के बाद वहां पर एकदम सन्नाटा छा गया। अब एंडरसन ने एक बात नोटिस करी कि कल भी जब सीटी की आवाज पहली बार आई थी, टाइगर निकल के आ चुका था। आज भी टाइगर निकल के आया तो सीटी की आवाज आई। क्या कोई ऐसी चीज है जो टाइगर को बता रही है कि यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद है, यानी कि एंडरसन। अब टाइगर चंद्रमा की रोशनी में सामने आ गया। कल भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन एक बात एंडरसन ने नोटिस की थी कि वो सीटी की आवाज पर टाइगर कोई रिएक्शन नहीं देता है, यानी कि ये सीटी टाइगर को सुनाई नहीं देती है। ये बात और क्लियर हो गई। अचानक 3 बार सीटियों की आवाज आई, बहुत जोर से आवाज आई, लेकिन टाइगर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब उसके बाद फिर से पंख फड़फड़ाने की आवाज आई, साफ साफ आवाज आ रही थी। इस बार एंडरसन ने देखा तो वो कुएं की तल्ली से आ रही थी। टाइगर उसी जगह पर खड़ा हुआ था और लगातार एंडरसन की तरफ देख रहा था, यानी कि उसे याद आ रहा था कि कल रात को भी यही आया था। अब एंडरसन अपनी टॉर्च को कुएं की तल्ली में यानी गहराई में मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी आंखें टाइगर से हटानी पड़ती, और ऐसा एंडरसन करना नहीं चाहते थे। अब एंडरसन को वो र्यूमर याद आ गई कि ये मैन ईटर है। एंडरसन ने सोचा, क्या पता सही में मैन ईटर हो, तो जैसे ही मैं टॉर्च मारूंगा वो मुझ पे छलांग मारेगा। अब एंडरसन ने टाइगर के रहते रहते ही अपने घुटने उठाए, थोड़ा ऊपर उठे। टाइगर लगातार इनको ही देख रहा था। एंडरसन ने हिम्मत करके टॉर्च कुएं के अंदर मारी। देखा, काला धुआं कुएं की तलहटी से उठ रहा था। अब एंडरसन करीब करीब टाइगर को भूल चुके थे। उनके अंदर जिज्ञासा थी कि कुएं के अंदर क्या है। जब वो टॉर्च मार रहे थे, काला धुआं जो नीचे से उठ के आ रहा था इतना घना था कि उसको टॉर्च की रोशनी भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी, यानी कि उसके आर पार नहीं निकल पा रही थी, और वो धुआं थोड़ी ही देर में एंडरसन तक पहुंचने वाला था। लेकिन ये बात टाइगर को नागवार गुजरी। वो बोला, इतनी बेइज्जती कि मेरे रहते कहीं और ध्यान, तो उसने दहाड़ के बताया कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। एंडरसन ने टॉर्च वापस टाइगर की तरफ मारी, लेकिन जब टॉर्च मारी तो टाइगर वहां पर नहीं था। साफ पता चल रहा था कि टाइगर को पसंद नहीं आ रही थी ये बात कि मैं रोज यहां पर आता हूं। और इस बार जिससे इनका सामना था वो कोई जीता जागता
जानवर नहीं था, एक ऐसी चीज थी जो एंडरसन को खुद समझ नहीं आ रही थी और एंडरसन बहुत नर्वस हो रहे थे। अब पंख फड़फड़ाने की आवाज दोबारा आई। इन्होंने दोबारा टॉर्च मारी, देखा धुआं इतना घना हो चुका है कि टॉर्च की रोशनी नीचे नहीं जा रही है। अब वो धुआं उठते उठते एंडरसन के हाथों यानी उनकी टॉर्च के पास आ गया था। एंडरसन फिर भी टॉर्च मारते रहे, इनके हाथ कांप रहे थे। अब टॉर्च की रोशनी नाच रही थी। अब एंडरसन को लग रहा था पक्का कोई इविल स्पिरिट है जो ये धुआं है, जो इन्होंने पहले कभी नोटिस नहीं किया है और उसका रीजन भी उन्हें नहीं मालूम है। अब ये जो धुआं था इसने एक रिबन का आकार ले लिया था, या आप समझ सकते हैं एक सांप का आकार ले लिया था जो गोल गोल चक्कर बना रहा था। धीरे धीरे ये रिबन एंडरसन के चारों तरफ आ गया और इनको कुएं के नीचे झांकना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और ये जो धुआं था कल रात से ज्यादा घना था। और एंडरसन बोलते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप मानोगे नहीं कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। उस धुएं ने एक तरह से मुझे कैप्चर कर लिया था। हालांकि मैं जानता हूं जब मैं ये शब्द बोलूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। अब एंडरसन के अंदर कुछ भी करने की ताकत नहीं थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा था और बार बार ये फीलिंग आ रही थी कि मैं इस कुएं के अंदर कूद के अपनी जान दे दूं और मुक्ति पा जाऊं। और बार बार लग रहा था कि ये बड़ी ही आसान मुक्ति होगी, अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति, सिर्फ कुएं में कूदना है। अब उसके बाद धुआं एंडरसन के ऊपर उड़ गया और जैसे ही वो धुआं इनके सर से ऊपर उठा, इनके सोचने समझने की शक्ति वापस आ गई। अब इनको लग रहा था कि अरे मैं क्या करने वाला था, कुएं में कूद के अपनी जान देने वाला था। अब वो धुआं ऊपर ही उठता जा रहा था और बादल में मिलता जा रहा था, आकाश में मिलता जा रहा था। ये अपनी टॉर्च मार के देख रहे थे, करीब 50 फीट तक ये इसके ऊपर निगाह बना के चल रहे थे, लेकिन वो बादल था उठता ही जा रहा था। अब एंडरसन ने टॉर्च हटा ली और सोचने लगे ये क्या घटनाक्रम है। उन्हें कल की अपने दोस्त की बातें याद आ रही थी। अब उनको इविल स्पिरिट और उसके बदले की कहानी याद आ रही थी, अपने आत्महत्या करने वाले विचार भी याद आ रहे थे। और एंडरसन को लग रहा था कि जिस तरह से बाकी पुजारियों की लाश मिली, शायद उसी तरीके से मैं भी कुएं में कूदने वाला था और मेरी भी लाश उल्टी तैरती हुई मिलती। मैं बिल्कुल तैयार हो चुका था सुसाइड करने के लिए। फिर एंडरसन सोचते रहे कि ये सीटियां कौन बजा रहा था, पंख फड़फड़ाने की आवाज कहां से आ रही थी और इन सीटियों की आवाज टाइगर क्यों नहीं सुन पा रहा था। अब एंडरसन फिर से फॉरेस्ट बंगलो आ गए, फिर वैसे ही कूद के गए, उसी आर्म चेयर में लेटे। कल से ज्यादा परेशान थे और ज्यादा उलझने इनके दिमाग में थी। अब अगले दिन अपनी स्टडबेकर कार में एंडरसन बैंगलोर की तरफ जा रहे थे। बहुत ज्यादा परेशान थे, सारी बातें दिमाग में घूम रही थी। जब ये सारी बातें उन्होंने अपने दोस्तों को बताई, हर कोई यही बोल रहा था हमने तो पहले ही बताया था। और उनका वो दोस्त जिससे एंडरसन नाराज हो गए थे, वो बोला कल आप मुझसे गुस्सा थे, आज आपने सब कुछ देख लिया और आप किस्मत वाले हैं कि जिंदा बच के आ गए। वो आदमी बोला कि आज दूसरी बार आप बचे हैं क्योंकि आपका वक्त नहीं आया था, वरना जिनकी लाश कुएं में तैरती हुई मिली थी वैसे ही आपकी लाश मिलती। और तीसरी बार बैठने की हिम्मत मत करिएगा, नहीं तो पक्का आप कुएं में कूद जाएंगे। एंडरसन ने सोचा कि मैं उसके साथ थोड़ी बहस करूं कि अगर तो मेरे भाग्य में कुएं में कूदना लिखा है तो मैं किसी भी परिस्थिति में यहां से जा नहीं सकता, मुझे यहीं रुकना होगा। तो दोस्तों इस तरह से समाप्त हुई ये कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।